चर्चा होती रहती है, खबरें भी छपी हाल में कि आपको केंद्र सरकार में दोबारा से मंत्री बनाया जाएगा, तो ऐसी कोई बात है? देखिए, मंत्री बनना नहीं बनना, बनाना नहीं बनाना, ये प्रधानमंत्री जी का विशेषाधिकार होता है, इसलिए इस विषय पर कोई टिप्पणी की जरूरत नहीं। नहीं, पर मतलब आपको मंत्री बनना क्यों नहीं चाहिए? अगर मान लीजिए आप पहले भी मंत्री रह चुके हैं केंद्र में। हमने कहा ना कि प्रधानमंत्री जी का विशेषाधिकार है, तो उनके विशेषाधिकार में हम लोग हस्तक्षेप करें बोल कर भी यह मुनासिब नहीं। तो ऐसा कोई संकेत नहीं है कि आप मंत्री बनेंगे? हम फिर आपके उस प्रश्न का उत्तर इसी तरह से देंगे, दोहरा देंगे, क्योंकि आपका प्रश्न एक ही है, बदल बदल कर आप कह रहे हैं। तो पिछली बार जो सभा में प्रधानमंत्री ने आपसे बातचीत की, ये कहा जाता है कि आप उनका उल्लेख भी नहीं किया था उससे पहले, 1 महीने भर पहले जो विक्रमगंज की सभा थी, तो आप उससे नाराज़ हो गए। तो इस बार प्रधानमंत्री ने भरपाई करने की कोशिश की, ऐसी बात? देखिए, फिर हम वही नाराज़गी का कहाँ कोई मामला था। जिस इशू की आप चर्चा कर रहे हैं कोई इशू है ही नहीं। हम लोग भी कई जिला में जाते हैं, कहीं सभा में, तो इस तरह की बात हो जाती है, बाद में हमको लगता है कि फलाना नाम छूट गया, तो ये कोई इशू नहीं है कि उनका नाम लिया, इनका नाम काराकाट में आपका नाम छूट जाए, ये तो सहयोग नहीं हो सकता है ना? कोई इशू नहीं है, चाहे काराकाट हो या कहीं भी हो। तो उस पर कोई बहुत गौर करके यह अर्थ निकाल लेना फिर कि हम नाराज़ हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्रधानमंत्री जी की आत्मीयता हमेशा से रही है, कोई आज नहीं। तो व्यक्तिगत रूप से हम अलग भी हो गए एनडीए से, तब भी उस आत्मीयता में कोई कमी नहीं रही। तो उस ख्याल से कभी मुलाकात होती है तो उसी भाव से प्रधानमंत्री जी मिलते हैं, हम भी आदर सम्मान उनका उसी भाव से करते हैं। और ऐसी चीज़ें तो व्यक्तिगत होती है ना, कि हम आपका कितना आदर करें, आप कितना कीजिए, यह तो व्यक्तिगत चीज़ है, कैसे कौन आदमी किसके साथ व्यवहार करता है, तो इसके चलते है, बाकी उसका कोई राजनीति करता। पर इस बार फिर बातचीत क्या हुई? नहीं, बातचीत क्या हुई, कुछ बातचीत तो जो सब लोगों ने देखा, तो चलते चलते बात हुई, तो कोई ऐसी बात नहीं है जिसको इस मंच पर अभी चर्चा के रूप में। चलिए, आप बताना नहीं चाहते, नेचुरली वो व्यक्तिगत बातचीत थी। पर अब आते हैं कि अगर आपने कहा कि मैं एनडीए से नाराज़ नहीं हूँ या एनडीए में ही रहूँगा, तो सवाल ये आता है कि आप कितनी सीटों की मांग करेंगे, क्योंकि 243 ही सीटें बिहार विधानसभा में, उसमें भी जेडीयू और बीजेपी का दावा है 100 सीटों का, तो बचती सीटों में इतने दावेदार हैं, तो आपका फिर कितना क्लेम है, कितनी सीटें आप चाहते हैं? देखिए, कोई क्लेम जो भी है उसकी चर्चा कोई सार्वजनिक रूप से नहीं की जा सकती है। जहाँ चर्चा की ज़रूरत होगी वहाँ हम करेंगे। और मुझको लगता है कि देखिए, जेडीयू और बीजेपी बड़ी पार्टी है, तो जैसा कि आप ही बता रहे हैं, मुझको नहीं मालूम कि अगर बराबर बराबर दोनों पार्टी लड़ती है, तो जेडीयू और बीजेपी के लड़ने के बाद दोनों तय कर लें, और लड़ने के बाद जो सीटें बचती है, लोक जनशक्ति पार्टी, चिराग पासवान, मांझी जी और हमारी पार्टी, तो हम लोग तो इस रूप में 2015 में भी एनडीए में रहे हैं। और 2015 में जब रामविलास पासवान जी जिंदा थे, तब उनकी पार्टी, हमारी पार्टी और मांझी जी की पार्टी, संयोग से तीनों हम लोग थे। तो जिस अनुपात में हम तीनों के बीच उस समय सीटों का बंटवारा हुआ, जेडीयू और बीजेपी के करने के बाद जो सीटें बचती हैं, उसमें उसी अनुपात में बंटवारा हो जाए, इस तरह की बात हो सकती है। हम सीधे कोई फार्मूला नहीं बता रहे हैं, लेकिन एक हम इस रूप में बता रहे हैं कि इस तरह से रास्ता निकल जाएगा, कोई ऐसा नहीं है कि उसमें कोई बहुत कठिनाई आएगी। मतलब आप ये कह रहे हैं जो तीनों बची हुई सीटें, ये तीनों पार्टियों में बराबर बांट दी? नहीं, बराबर बांटने की बात, जिस अनुपात में उस वक्त बटी थी। नहीं, पर उस समय तो जेडीयू एनडीए का हिस्सा नहीं थी, उस समय की बात। हमने कहा ना कि बचने के बाद जो सीट बचेगी, तो हम तीन तो थे ना उस समय, रामविलास पासवान जी, मांझी जी और हमारी पार्टी, हम तीन थे। तो हम तीनों के बीच जो अनुपात था, उस अनुपात में सीटें बांटी जा सकती है। तो इस तरह का रास्ता है जो निकल जाएगा, उसके लिए किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं।